मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सारे बच्चों को पता है डीएलएड एग्जामिनेशन के जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे या फिर आपके जो मॉडल प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए गए थे पब्लिकेशन के द्वारा बुक के माध्यम से, उन सारे का डिस्कशन क्लास आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन को समझने में समस्याएं हो तो उसको आप दूर कर लें। किताब में सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको समस्याएं रह गई हैं तो वो समाप्त आपके हो जाने चाहिए। यही सोच पब्लिकेशन का है आपके प्रति कि बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आइए उस प्रयास पब्लिकेशन का जो वो प्रयास है उसको मैं अब आगे बढ़ाता हूं और आपके मैथ के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं बारी बारी से डिस्कस करता हूं। चलिए, ये आपको मैं बार बार बतलाता हूं कि ये आपके अभी जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो इस बुक के हैं, जिससे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बैंक 22-23 का है, जिसमें प्रीवियस ईयर का कंप्लीट ये क्वेश्चन बैंक है। और ये आपके प्रैक्टिस वर्क बुक है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, 22 के भी, 23 के भी कुछ सेट्स हैं और मॉडल प्रैक्टिस सेट है उसी का बारी बारी से देखिए आपको डिस्कशन किया जा रहा है। लगभग 20 सेट्स जो है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट्स के हैं। तो आइए, ये बुक अगर अभी तक में भी आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो निश्चित रूप से आप इसको परचेज कर लेंगे। परचेज करने के अपने फायदे हैं, रुपया तो ऐसे भी ये पब्लिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही कम कीमत में पुस्तकें उपलब्ध कराती रहती है। ये समझिए कि हमारे जो सर हैं उनकी ये सहृदयता है कि उनके मन में बस एक ही विचारधारा चलती रहती है कि जो भी तमाम बच्चे, गरीब से गरीब बच्चे भी अगर हों तो वो भी पढ़ाई करके एक अच्छा नौकरी हासिल कर सकें, अच्छे मुकाम तक जा सकें, यही प्रयास उनका है। और उसी प्रयास को हम लोग भी उनके साथ जुड़ के आगे बढ़ाते रहते हैं कि नहीं सर ने एक अच्छा काम कर रखा है तो उसमें थोड़ी बहुत हमारी भी भागीदारी हो। तो आइए इस किताब को थोड़े से परचेज कर लेंगे, बहुत ही कम कीमत पे उपलब्ध है और आपके जो भी नियरेस्ट दुकान होंगे वहां निश्चित रूप से ये मिल जाएंगे आपको। और इसके जो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा वो सेट नंबर 3 का करूंगा। 2 सेट मॉडल प्रैक्टिस के सेट के पहले ही आपको डिस्कस किए जा चुके हैं। तो आइए प्यारे प्यारे बच्चों, अब फटाफट हम लोग काम का शुरुआत करें और यहां से देखें क्या लिखा हुआ है। 18x माइनस 18y को प्राप्त करने के लिए, यानी इतना चाहिए आपको, इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, यही ना। तो ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ बाबू, इसको तो गुना कर लेंगे आप, 8 तिहाई 24x और माइनस 8 चौके 32y। कहता है इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग ले लिए कि यहाँ से t जोड़ते हैं, x जोड़ते हैं, कोई भी वेरिएबल टर्म समझने के लिए मान लिए। अब तब आपको क्या मिल जाना चाहिए तब बताइए। तो 18x माइनस 18y है ना। बस t आप निकाल लें, यहां से t निकालेंगे तो ये जाके इधर घट जाएगा ना। तो 18x में 24x अगर घटेगा तो क्या होंगे बाबू, -6x होंगे ना। और ये 32 जब इधर जाएगा तो प्लस होगा। तो 32 में अगर आप 18 को घटाएंगे तब 12 में 8 घटेगा 4 होगा, यहां देखिए 1 होगा। तो आंसर क्या आ गया, 6x -6x प्लस 14y। देख लें कहां लिखा हुआ है, ये देखिए उल्टा करके लिखा हुआ है 14y माइनस 6x। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। 1 प्लस ट्रिगोनोमेट्री के सवाल, लगभग 3 से 4 सवाल आपके ट्रिगोनोमेट्री से रहते हैं, इस पे भी आपको पकड़ बनानी है और बहुत ही आसान आसान सवाल रहते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट में तो थोड़े लेवल हाई भी किए गए हैं ताकि आप थोड़े आगे लेवल के पढ़ेंगे तो और कोई समस्या नहीं रह जाएगी। चलो 1 प्लस 10 स्क्वायर्ड ए, इसका तो फॉर्मूला आप सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर्ड ए, यही होता है ना। और इनटू में देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉट ए। कॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं बाबू, कॉस ए बाय साइन ए, ऐसा लिखा जा सकता है ना। और बटे में यहां देखो नीचे लिखा हुआ है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये 1 बाय कॉसेक है, बटे नीचे कॉसेक है, वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहां से सॉल्व किया जाए। इसमें अगर देखा जाए तो ये कॉसेक को आप अगर बदल लें तो बोलिए बाबू इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, यही हो जाएगा ना, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। ये साइन ए से ये स्क्वायर अगर काट दें तो बोलो यहां ऊपर में क्या बच गया आपके, कॉस ए इंटू साइन ए,
अब ये बताइए, जब इंटू का फॉर्मेट है तो फिर ये कॉस ए और ये स्क्वायर कट जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा, साइन ए बाय कॉस ए। और साइन ए बाय कॉस ए को शॉर्ट में देखा जाए तो क्या हम लोग कहते हैं, टेन ए कहते हैं ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गए। चलो तो आंसर क्या लिख देने हम लोगों को, टेन ए कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर मूव किया जाए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है आपको कि यदि किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है, कितना, 1440 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपया, तो ब्याज दर निकालने हैं। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1400 है, यानी 1 साल का साधारण ब्याज कितना रहा होगा, 700 रुपया, है ना। एसआई के बारे में आप जानते हो बाबू कि जब ब्याज पे भी आप ब्याज लेने लगते हो तो वही कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज, और इसी कारण पैसे में वृद्धि होती है। यहाँ 1449 रुपया आया हुआ है, तो पहला साल का भी देखो ये 700 था मूलधन वाला ब्याज और ये 700 था, लेकिन जब यहाँ 1449 है यानी सीआई जो आया होगा दूसरा साल वो कितना आया होगा, 749। तो ये वृद्धि कितने का हुआ, 49 रुपये का। क्यों बढ़ा, कितना साल में बढ़ा, तो बढ़ा 1 साल में। क्यों बढ़ा, क्योंकि ये 700 पे भी आप ब्याज लिए होंगे। तो दर का तो सिंपल फॉर्मूला, यहां तक तो समझने की चीजें थे। बताइए यहाँ वृद्धि कितने का है, 49 रुपये का। दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100। याद है सारे बच्चों को, मैं फिर से बोलता हूं, देखो ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन। तो ये 49 रुपये के लिए मूलधन का काम 700 कर रहा है और टाइम कितना है, 1 है। बस हो गया, कहा और तो कोई काम ही नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद है, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, यही ना। चलो बाबू कैंसिल करो, ये 0000 कटा, 7 से ये 7 बार में कटा। बताइए कितने आंसर हो गए, 7%। कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है सन्नी। चलिए ये समझ गए होंगे सारे बच्चे। थोड़े से डिस्टरबेंस आपके हुए होंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आइए यहां से देखें, बीच में कभी ऐसी घटनाएं कि आपके स्क्रीन अगर ब्लैक हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। कुछ कुछ कभी कभी टेक्निकल इशू होते हैं ऑनलाइन में, तो वो आगे आपको कंटिन्यू रहेगा, सब कुछ ठीक होगा। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि फिर से ठीक हो गया है। चलिए यहां से देखें, यहां क्या लिखा है, 4 × 2x + 3 ग्रेटर देन 5 - x। और एक का देखो यहां समीकरण दिया हुआ, इसके सबसे बेहतर विकल्प है कि आप इसमें क्या करें, ऑप्शन को चेक कर लें डाल के, ये ना कि दोनों समीकरण सेटिस्फाइड हो जाने चाहिए, सबसे बेहतर विकल्प। जैसे मान लीजिए आप अगर यहाँ 6 रखते हो, पहले पॉजिटिव वाले का काम करें, 6 रखते हैं, तो बताइए यहाँ क्या हो जाएंगे, 6 × 2 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15। अब 15 × 4 कर लेंगे बाबू, तो 15 चौके 60। और 60 के बारे में देखो, यहाँ साइन है ग्रेटर देन का, 5 - x, तो ये -1 हो गए, यही ना। आप 6 ले रहे हैं यहां से, फिर से देखें, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 चौके 60, 5 - 6 -1, तो यहां से तो ये समीकरण सेटिस्फाइड हो रहा है। चलिए इसमें अगर रखा जाए तो बताएं, x के बदले जब आप 6 रखे हैं तो 6 दूना 12, 12 में 7 घटेगा 5, अब 5 तिहाई 15 हो गया बाबू। तो ये 15 है, और यहां आप 30, तो 30 - 15 करेंगे तो 30 - 15 कितने आएंगे, 15 आएंगे। इसमें आ जाइए, अगर यहाँ 6 रखेंगे तो 6 तिया 18, 18 में 1 घटेगा, तो बोलो 6 तिया 18 में 1 घटेगा बाबू, तो क्या हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, ना। यहाँ साइन कैसा दिया हुआ ग्रेटर का, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, यानी 6 नहीं होगा। बस समीकरण को आपको सेटिस्फाइड कर लेने, दोनों सही लेकिन होने चाहिए, तो ये आंसर गलत हो गया। चलो 5 को अगर रखते हैं, देखो यहां से सब लोग समझो, x के बदले 5 रखना है, तो 5 दूनी 10, 3 13, और 13 × 4 करोगे तो 13 चौके 52। ये तो याद है ना, टेबल तो याद है आपको। और ग्रेटर देन है, यहां बताइए 5 और -5 करेंगे तो 0 होगा, तो इससे तो बड़ा है, ये समीकरण सेटिस्फाइड हो रहा है। चलो इसमें अगर 5 रखते हैं तो बोलिए 5 × 2 10, और माइनस में देखो 7 है यानी 3, और 3 × 3 करेंगे तो क्या होंगे 9। यहाँ देखिए 5 × 5 किए तो 25, तो 25 - 9, यही है ना बाबू, ग्रेटर। चलो यहां अगर 5 रखेंगे तो 5 तिहाई 15, और माइनस में 1,
तो 25 में 9 घटाएंगे 16, ग्रेटर देन देखो कितने हो गए 14, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर आपको क्या लिख देना, ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन रख के ऐसे समीकरण को सेटिस्फाइड करा लेने हैं, बस यही सबसे सरलतम उपाय इसका है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। और ये सारे बुक सर डीएलएड एग्जामिनेशन के लिए, ये पब्लिकेशन आपके लिए देखिए कितना बेहतर काम करता है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए कई तरीके के बुक निकाले जाते हैं। एक में केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, मॉडल प्रैक्टिस सेट भी है, साथ ही साथ गाइड भी है। आपको जिसकी भी आवश्यकता हो वो आप परचेज कर सकते हैं। वैसे किताब तो मैक्सिमम जितने आप खरीदो वो आपके लिए फायदेमंद ही होंगे, इसलिए ये ध्यान दें। कम से कम एटलीस्ट 2 किताब तो आपको यहाँ लेने ही चाहिए थे। एक गाइड है और एक आपका जिसमें हल प्रश्न पत्र भी है और मॉडल भी है, तो आपका यहाँ 2 किताब से काम चल जाएगा। चलो आ जाओ यहां से देख, कहता है कि यदि 5x - 40 बराबर 3x तो इसके मान निकालने। तो ये देखो मौखिक कर सकते हैं, ये इधर ले आएंगे तो 2x, तो 2x बराबर बताइए कितने हो गए 40, तो x के मान तो आपके निकल गए 20। अब x का मान यहां रख दें, 20 रख देंगे तो 20 गुना 2 40 में 11 को घटा लेना है, इतना ही काम करना है। तो 40 में 11 घटाने पे क्या आता है बाबू बताओ, 29 ही ना, 29 ही ना, तो आंसर हो गया 29। बहुत ढेर सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में ऐसे रहते हैं, दिए जाते हैं, जिसको आप केवल देख के आंसर कर सकते हैं। यहाँ तो बताइए मॉडल प्रैक्टिस सेट है, इसमें तो कुछ क्वेश्चन वैसे भी आपको मिल रहे होंगे जिसमें कि थोड़ा काम करना पड़े, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में नॉर्मली वैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसके कैलकुलेशन आप बहुत ही फास्टली कर सकते हैं। और छोटे छोटे चीजों को लेकिन नहीं भूलना है, छोटे चीजों को भूलेंगे तो परेशानी बढ़ेगी आपकी। चलो यहां देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरण में से किसका मूल बराबर है। तो मूल बराबर का कंडीशन क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर बराबर 4ac, या इसी को चाहो तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, दोनों तो सेम चीजें हैं। चलो मान पुट करके देख लें यहां से, जैसे इसके लिए अगर देखेंगे तो -6 के स्क्वायर कितने हो जाएंगे बाबू 36 हो जाएंगे। अब बराबर में देखो 3 गुना 2, 3 गुना 2 6, अब गुना 4 करेंगे तो ये 24 हो गया, तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें चले बताइए, ये 6 36 हो गया, यहाँ फिर से इसमें जाएंगे 3 तिहाई 9 और 9 चौके 36, ये हो गया, यहाँ भी बराबर आ रहा है। बी स्क्वायर बराबर क्या होने चाहिए 4ac होना चाहिए, तभी मूल बराबर हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कंडीशन आप सारे बच्चों को याद होगा कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो उसके मूल बराबर कब होंगे, जब आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होंगे। कहने का अर्थ हुआ कि बी स्क्वायर किसके बराबर होगा 4ac के बराबर हो जाएगा। तो आंसर जो आप लिखेंगे बताइए कितने लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाए। अब देखो यहां कितना है सेक 330 डिग्री, तो इसके बदले अगर आप लिखना चाहो तो बताओ आप क्या लिखोगे, 360 माइनस 30, यही हो जाता है ना, 330 को लिख सकते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना, और 360 यानी एक्स एक्सिस है ना, तो जब एक्स एक्सिस से चलते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो तो सेम रहता है ना, और क्वाड्रेटिक और यहाँ कितना लिखेंगे तब सेक 30 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के मान निगेटिव होते हैं, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। और सेक 30 का मान कितना होता है ये तो याद है आप सारे बच्चों को, क्या होता है बाबू 2/√3। तो आंसर देखो लिखा गया ऑप्शन नंबर 4, ये ना। मान लो सेक के आप भूल गए हो, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, तो कॉस तो याद है, कॉस 30 कितना होता है बाबू बताइए, √3/2 होता है, उसी को पलट देते हैं तब ना सेक निकलता है, इसीलिए क्या लिखा है वहां 2/√3। क्लियर है। चलो यहां देखो कितना आसान सवाल है, ये 256 का वर्गमूल कितना है 16, 81 का वर्गमूल कितना है 9, तो आपको जो जोड़ना होगा 231 में जोड़ेंगे आप 9 को भी या जोड़ेंगे आप 16 को भी, तो 16 और 9 25 हो जाएंगे, 25 और 31 को जब आप बाबू जोड़ेंगे तो कितने होंगे 256 ना, और 256 का तो वर्गमूल याद है सारे बच्चों को, ये सब तो मौखिक बनाने वाला है। कितना होता है 256 का वर्गमूल बताइए फटाफट, 16 होता है, तो आंसर 16 हो गया, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए
प्रॉफिट लॉस के भी एक क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं, उसमें भी खास करके अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन ज्यादा दिए जाते हैं जिसमें डिस्काउंट भी हो लाभ भी हो। ये देखो क्या कहता है, अमन एक वस्तु को 30% की छूट पर खरीदता है तथा उसे 40% के लाभ पर बेच देता है, तो अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य पर परम ने वस्तु को खरीदा है के बीच का रेशियो आपको निकालना है, यही ना। तो ये अमन एक वस्तु को 30% छूट पे खरीदा है, मान लो अगर उसको लिखा हुआ था 100 तो उसको खरीद लिया वो कितना रुपया में, 30% का छूट। 30% छूट देने का मतलब 100 रुपया में 30 रुपया छोड़ दिया, तो 100 रुपया में अगर अमन को 30 रुपए के छूट मिल गए थे तो उसने खरीदा कितना में था, 100 माइनस 30। आंसर आप बताओ बाबू क्या लिख लोगे, 70 रुपया, है ना। अब ये क्या करता है कि इसको 40% के लाभ पर बेचता है परम को, तो 40% लाभ के लिए अगर सेल प्राइस निकालेंगे तो 144 बट्टे में 100 हो जाएंगे। आइए देखो 00 बाबू ये कट जाएगा ऊपर नीचे, 14 गुना 7 कितना हो जाता है, 98 हो जाता है। यानी परम का अगर क्रय मूल्य पूछा जाए तब कितना रुपया होगा, 98 रुपया हो जाएगा। अमन का अगर क्रय मूल्य पूछा जाता तब कितना हो जाता, 70 रुपया हो जाता है ना। अब देख लो क्या पूछा जा रहा है आपसे, कहता है अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य पर परम ने वस्तु को खरीदा है उसके बीच का रेशियो निकालना है। तो बोलो अंकित मूल्य कितना था, 100, खरीदा परम कितना में है, 98 में, तो इसी का ना रेशियो आपको चाहिए। तो रेशियो बराबर अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, 100 अनुपात 98, इसी को 2 से काट के आप आंसर लिखोगे कितने, 50 अनुपात 49। और ये कहां दे रखा है बताइए, ऑप्शन नंबर डी में। अब तो किसी से कटेगा नहीं, रेशियो जब भी आप निकालते हैं कॉमन फैक्टर को गायब करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाए। यहां देखिए क्या लिखा, थीटा न्यून कोण है तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो यहां देखो लिख देते हैं, इस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हो बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो चलें ऊपर में पहले देखो यहाँ क्या लिखा हुआ बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाइए इसमें से और इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा बाबू, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये तो 1 हो गया, इसका रिजल्ट आपको 3 दे रहा है तो ये तो कट गया। यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बोलो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके रिजल्ट आपको 3 है। तो बोलो बाबू साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर और थीटा बराबर अगर 3 है तो टेन थीटा बराबर क्या हो गए, √3 हो गए। √3 टेन कितना का मान हो जाता है, ये तो पता है ना, टेन 60 डिग्री के। तो यदि थीटा आपसे पूछा गया, एंगल आपसे पूछा गया तो आप क्या लिखोगे, 60 डिग्री। लेकिन देखो यहाँ तो सब रेडियन में मेजरमेंट दे रखा है, तो आपको पता है, जो बच्चों को पता नहीं है वो इसको याद रखोगे, वो इसको याद रखोगे बाबू, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो बोलो 60 डिग्री का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या लिखाएगा, पाई बटे 180 गुना 60 लिखाएगा, और 60 से ये कटेगा 3 बार में, यानी रेडियन मेजरमेंट में अगर देखा जाए, रेडियन मेजरमेंट में देखा जाए तो 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, पाई बाय 3 के बराबर है। तो आंसर क्या लिखेंगे, पाई बाय 3, जो देखिए किस ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं, पाई बाय 3। क्लियर है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। ये देखिए यहां क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में पढ़, एक्स का वैल्यू दे रखा है ना आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, वाई के भी वैल्यू दे रखे हैं ना आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, जेड के क्या दे रखे हैं, आर कॉस अल्फा। आपको किसके निकालने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, तो बोलिए यही है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर करेंगे ना बाबू, क्या हो जाएंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब बताइए इस दोनों में कॉमन आप क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा ले सकते हैं। तो बताइए यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और ये तो पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है।
तो 1 लिखने का तो कोई जरूरत है नहीं। तो ये कितना आ गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। चलिए, लेकिन हमको इसको जेड के टर्म में लिखना है, आंसर तो ये निकल गए। और जेड में देखो कॉस लिखा हुआ, तो पहले तो अब इसको कॉस बना लो। कॉस अगर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ बाबू, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तब बताइए इसको आप आर स्क्वायर हम माइनस यहाँ क्या लिखेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा लिखेंगे ना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये बताएं यहां से अगर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो जेड स्क्वायर बराबर क्या लिखाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा लिखाएगा ना। तो देखो वहां क्या लिखा हुआ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा के बदले आप क्या लिखोगे बाबू जेड स्क्वायर लिखोगे ना। तो ये देखो आंसर आया आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। लंबे क्वेश्चन देख के बनाना नहीं छोड़ना है, ये बातें ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि लंबा क्वेश्चन देखे तो बनाना छोड़ दिए, बहुत टाइम लेगा। आपको बनाना शुरू करना है, टाइम तो वहां क्वेश्चन आसान ही होते हैं, आप आसानी से उसके काम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये क्वेश्चन में दिखने में कितना लंबा था और काम तो कितना छोटा हो गया। अगले क्वेश्चन में चला जाए। यहां देखिए क्या कह रहा है आपको कि एक श्रेणी देखो दिया, वही माध्यिका निकालने, माध्यिका मतलब मिडिल वाला टर्म, और उसके लिए पद पहले गिनना होगा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 पद है। तो 9 पद अगर रहेगा तो माध्यिका 9 ऑड नंबर है ना, 9 ऐड ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जब रहता है तो क्या करते हैं एक जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, वही वाला जो पद होगा वो माध्यिका होगा। तो 9 1 10/2 यानी 5वां पद माध्यिका है। लेकिन माध्यिका निकालने के लिए आपको डाटा को या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना रहता है, असेंडिंग डिसेंडिंग में। तो आप छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, चलो 5वां बार जो रहेगा वो माध्यिका होगा। चलिए देखिए यहां से इस डाटा में अगर गौर से देखा जाए तो सबसे पहला कौन मिलने वाला है बाबू बताओ, ये 27 देखो ये है ना, ये पहला डाटा है ना। उसके बाद दूसरे डाटा में जब आप जाओगे तो दूसरा डाटा कौन मिल रहा है, या 30.5 मिल रहा है। तीसरा डाटा देखें आप क्या मिल रहा है आपको 3 मिल रहा है, ये 31 मिल रहा है नहीं। 31 के बाद अगर देखें तो डाटा कौन मिल रहा है, ये 34 मिल रहा है, ये चौथा डाटा है। तो बताओ बाबू 34 के बाद अब 5वां डाटा में कौन मिल जाएगा हमको 35 मिल जाएगा। तो आंसर जो होगा वो कितना होगा 35। या आप लिख लीजिए, अगर दिक्कत डायरेक्ट आपको पहला दूसरा तीसरा में समझने में दिक्कत है तो आप क्या करोगे बाबू, सबको या तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेंगे, तब जो 5वां बार लिखेंगे, 5th टर्म जो लिखेंगे वही माध्यिका हो जाता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाए। आयत चित्र कहता है आयत चित्र ग्राफ का मान निकालने में सहायक होता है। कहने का अर्थ कि आयत चित्र का जो ग्राफ है किसके मान निकालने में सहायक सिद्ध होगा, ये आपको निकालना है। मॉड निकालने में होगा कि माध्यिका निकालने में होगा कि समानांतर माध्य निकालने में होगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि आयत चित्र जो है वो मॉड निकालने में सहायक होता है, बहुलक निकालने में सहायक होता है। तो आंसर आप क्या लिखोगे, बहुलक लिख लोगे। बहुलक को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। बहुलक को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मॉड बोला जाता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाओ। यहां क्या कह रहे हैं बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है बाबू, जो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ हो वही बहुलक होता है ना। बहुलक के बारे में तो इतना जानते हैं आप, तो गौर से देखना केवल है कौन सबसे ज्यादा बार। ये देखो जैसे 2 की बात करें, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है, और तो कोई अब दिख ही नहीं रहा है कि 4 बार से ज्यादा बार लिखा हुआ हो। तो आंसर क्या हो गया इसके, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुलक का अर्थ क्या हुआ बाबू, जो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ रहता है वही आपके बहुलक होते हैं। यहाँ क्या कहा, एक वर्ग में एक समबाहु त्रिभुज के एक समान परिमाप है। मान लीजिए अगर वर्ग का देखो 2 चीजें हैं, एक वर्ग कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज कह रहा है, नहीं पेरीमीटर इक्वल दिया है आपको। सपोज करें अगर वर्ग की भुजा आप कैपिटल ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल ले लेते हैं, तो इसका वर्ग का पेरीमीटर होता है 4a, तो 4 है कैपिटल ए, और इसका क्या होता है 3a, तो 3 और ये स्मॉल ए, यही होंगे।
पहले तो ये काम कर। अब देखो क्या कहा, वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है 6√2 सेंटीमीटर। तो वर्ग के विकर्ण के तो फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है, √2a होता है, n होता है। तो भुजा तो आपने a लिया हुआ है इसका, तो √2a का वैल्यू आपको दे रहा है 6√2, कहने का मतलब कैपिटल A का मान आपने निकाल लिया है 6, हो गया, √2 कट गया। अब चलो, तो इस समीकरण में अगर हम जाएं और बोलो ये 4 है और कैपिटल ए के लिए 6 रख लें, तो बराबर में यहाँ 3 × a हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। अब बताएं, 3 से ये 2 बार में कटेगा तो स्मॉल ए का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। स्मॉल ए कहने का मतलब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज की भुजा। और समबाहु त्रिभुज की भुजा आपने कितना निकाल लिया है, 8 निकाल लिया है। निकालने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बताइए क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज वाला, तो फॉर्मूला आप सारे बच्चों को याद है, नहीं है तो याद कर लेंगे आप, √3/4 भुजा स्क्वायर याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जामिनेशन के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। मॉडल प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही इसको नहीं रखा गया है, ये जान लें, सब आपके लिए मददगार साबित है होंगे। 4 से ये काटेंगे 2 बार में, 8 × 2 कितने हो गए, 16√3, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समबाहु त्रिभुज का, आयत का, एरिया का, पेरीमीटर का, ये सब तो कभी भूलना ही नहीं है। समकोण त्रिभुज का ये सारी चीजें तो जरूर आप याद रखेंगे। चलो आ जाओ, यहाँ क्या कहता है बाबू, एक धातु के पाइप का बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर, अंतः व्यास, ये देखो ये व्यास दे रखा है ना, जबकि रेडियस अगर लें, त्रिज्या अगर लें, तो बाहर वाला के लिए देखो कैपिटल आर लिखते हैं, तो त्रिज्या तो आधा होता है यानी 2, स्मॉल आर करोगे तो इसका आधा करोगे, ये कितने 1.5 सेंटीमीटर, ये ध्यान देना, क्योंकि हमको तो रेडियस से मतलब रहेगा आयतन के लिए। अब देखिए कहता है उसकी ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर लंबाई है उसकी। तब प्रयोग में आई धातु का क्या निकालना है, आयतन निकालना है, यही करना है ना, आयतन निकाल। तो ये बताएं, ये ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में कि जब कभी धातु का आयतन चाहिए, धातु का आयतन चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, बाहरी आयतन में अंदरी आयतन को घटाना होगा, बाहरी आयतन में अंदरी आयतन को घटाना होगा, यही ना, बाहर वाला में अंदर वाला को घटाना होगा। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाहरी आयतन के लिए क्या लिखेंगे, पाई कैपिटल R²H, बेलन का पाइप है, तो पाइप में जब त्रिज्या दिया, ऊंचाई दिया, तो सिलेंडर हो गया, और सिलेंडर के आयतन का, वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला होता है, πr²H, तो पाई कैपिटल R²H। यहाँ अंदर वाला में क्या लिखोगे बाबू, पाई स्मॉल r²। आपको ये सब लाइन लिखना नहीं, मैं समझने के लिए लिखा रहा हूं कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। ये देखो पाई कॉमन होगा, h कॉमन होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई के मान आप जानते हैं कितने, 22/7। हाइट कहने का मतलब पाइप का लंबाई देखो दे रखा है कितना, 20। यहां से आप करेंगे कैपिटल R², आपको यहां में लिखा हुआ है देखो 2, और यहाँ कितना है 1.5, एक बार दोनों को जोड़िए, 2 और 1.5 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 3.5 होंगे ना, a + b इंटू a - b, ऐसा लिखेंगे ना, a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, a + b इंटू a - b। ये ध्यान रखोगे, ये नहीं सोच लेना गुना का साइन कहां से आ गया, एक बार दोनों को जोड़ेंगे a + b तो 3.5, पर घटाएंगे a - b तो ये हुआ 0.5, हो गए। चलिए अब यहां से अगर रिजल्ट निकाले जाएं इसके, तो बताइए बाबू, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5 होगा ना, तो 0.5 का मतलब क्या हुआ, 1/2 ना, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। तो बताओ बाबू, ये 22 हो गया, यहाँ 1/4 है, 4 से ये 5 बार में कटेगा, 22 × 5 110 हो गया। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन करने के तो मैं थोड़े से शॉर्ट बताता हूं, अगर कोई बच्चे ऐसे नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें, उस पर मान सेट करें, और उसका कैलकुलेशन आप अपने डिजाइन से भी कर सकते हो, ये ना, अगर आपको पकड़ अपने कैलकुलेशन पे है तो आप वहीं से काम करें। परीक्षा के समय में टेक्निक अगर बहुत ज्यादा टाइम ना बचाता हो तो आप उसको, खास करके कैलकुलेशन, आप अपने अनुसार कर सकते हैं, आंसर तो उसके सेम ही आएंगे ना। तो चलिए यहां से अगर देखें तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके,
धातु का आयतन का निकल गया कितना बताओ, 110 सेंटीमीटर क्यूब। कितना बताओ, 110 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर लिखना है 110 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। वही अगर यहां व्यास के बदले रेडियस रहता तब तो उसी डाटा का इस्तेमाल कर लिया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में अब आते हैं। आ जाओ, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक x के सभी मानों के लिए संतुष्ट करता है ना। तो ये देखो, इस x को अगर इधर कर लें तो क्या हो जाएगा, 3x ग्रेटर देन ये 3 आके 10 एन होगा। तो x के मान ये तो मौखिक आप निकाल सकते हैं यहां से। बोलो x ग्रेटर देन क्या लिखाएगा, 10/3 और ग्रेटर देन वाला साइन देखो यही है ना, ऑप्शन नंबर डी वाला। आंसर लिख दिए कितना, 10/3। हो गया क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाइए यहां से। ये देखो, समीकरण का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल के रेशियो दिए हुए 7 और 6। सपोज करो इसको अगर मैं 7m ले लेता हूं बाबू, तो ये कितने हो जाएंगे, 6m हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। अब क्या कहा गया बताइए, के का मान आपको चाहिए है ना। तो के का मान आपको पता है, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, ये तो पता है, ये मूल है 7m और 6m। यहां से अगर आप बताएं 7m + 6m, इसी को ना मूलों का योग कहेंगे। अब मूलों का योग क्या होता है, -b/, तो माइनस और यहाँ माइनस है, तो ये हो गया के प्लस में ए का मान यहाँ x² का जो कोफिशियंट है यानी 3। तो बोलो 7 6 13 13 39, यानी 39m बराबर कितने आ गए, के आ गए। एक वैल्यू तो यहां से निकल गया। दूसरा, मूलों का गुणनफल, जिसको आप 6m इंटू लिखोगे 7m, यही हो जाएगा। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो यहां से क्या लिखाएगा, 14 और बटे में कितने, 3। अब ये बताओ, ये याद रखना है, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, उसको नहीं भूलना है किसी बच्चे को। 7 से ये काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, और 2 से देखो ये 3 बार में कटेगा। तो m² बराबर 1/9 हो गया ना, 3 नीचे आएगा ना। अब बताओ तो m के मान क्या निकल गए, 1/3 निकल गए, निकल गए। m का मान कितना, 1/3। लेकिन आपको तो m नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, k। तो बताओ बाबू, ये 39 है, m के बदले आपने 1/3 लिखा, यहाँ k है। तो के यहाँ 3 से ये काटेंगे 13 बार है, तो के का मान 13 निकल गया, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। यही लिखा हुआ है, 13 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो बताइए इस क्वेश्चन के जो आंसर हुए वो कितने हो गए, ऑप्शन नंबर 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बिल्कुल पकड़ आपको बना लेनी है। क्वेश्चन 3 रहते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ क्या कहा गया, एक समानांतर श्रेणी का एममा पद है 1/n, एनमा पद है 1/n, है ना। इसके लिए केवल आप ध्यान दो, पहला चीज है यहाँ पदांतर निकालना, और पदांतर जिसको आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं, उसके लिए ध्यान देना है कि पदों के वैल्यू में पदों की संख्या के डिफरेंस, पदों के वैल्यू के डिफरेंस में पदों की संख्या के डिफरेंस से भाग देंगे तो पदांतर निकल जाएगा, डायरेक्ट आप काम कर सकते हो। एनमा पद कितना है, 1/m, तो यहां लिखिए 1/m माइनस 1/n। और नीचे देखो ये एनमा पद था, तो यहाँ n हम माइनस में m, ऐसा पहले कर लें। चलिए तो अब यहां से करेंगे तो ऊपर में देखो n माइनस m हो जाएगा, और नीचे देखो यहाँ एलसीएम बाबू mn हो जाएगा। ये जो है ये 1 के इंटू में ऐसे लिखोगे तो 1/n माइनस m हो जाएगा। ये बताएं, ये डाटा तो आपस में कैंसिल हो गया, यानी पदांतर जो निकला, कॉमन डिफरेंस जो निकला, वह कितना आ गया, 1/m हो गया। अब आ जाए, इसको अगर देखें तो एममा पद के लिए, ये एममा पद के लिए आप फॉर्मूला क्या जानते हैं बताएं। आप फॉर्मूला जानते हैं, यानी प्रथम पद प्लस ए प्लस n-1, तो n के मान यहाँ m-1 इंटू डी, यही नहीं लिखेंगे, इसी का वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ कितना, 1/n। तो यहाँ से ए आप निकालो। तो बोलो बाबू, ये ए हो गए, प्लस कर लिए m-1, यहाँ आपने लिखा m-1 इंटू में डी, तो डी के बदले 1/mn लिखेंगे, तो यही ना mn हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ क्या है, 1/n, ये हो गया। चलो तो ये बराबर निकालेंगे तो ये इधर आके घटेगा,
तो इसके एलसीएम फिर mn हो जाएंगे, n से भाग लगाएंगे, देखो यहाँ m हो जाएगा, ये इधर आके माइनस, तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, होगा ना। अब बताओ m और m कट गया तो यहाँ फिर क्या हो गए 1/mn ही हो गए। ये a आपने क्या निकाला, प्रथम पद निकाला, लेकिन ये भी नहीं पूछा, देखो 3 लेवल तक ये क्वेश्चन को ले गया 25 क्वेश्चन में, तो 2-3 क्वेश्चन वैसे रहेंगे लॉन्ग टाइम वाले, ज्यादा वक्त में बनेगा आपसे, वो भी थोड़ा सा ये शॉर्ट करके आप यहां से बना सकते हो ऐसे। अब बताओ m nवां पद निकालना है तो फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस m पद की संख्या के लिए mn, यहाँ mn-1 करना होगा, इंटू में d करना होगा, है ना। अब सॉल्व कर लीजिए, a के बदले बताओ बाबू वैल्यू रखते हैं 1/mn प्लस, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है mn-1, और नीचे d के लिए भी क्या है 1/mn, तो यहाँ mn हो जाएगा। चलिए अब बताएं तो यहाँ से एलसीएम बताएं बाबू, एलसीएम हो गए mn, आप यहाँ क्या लिखोगे 1, प्लस में क्या लिखोगे mn-1, अब 1 और 1 कट गया, mn कट गया ऊपर नीचे, आंसर क्या हो गया बताइए जल्दी से, आंसर क्या हो गया बाबू, mn बराबर बताइए ये +1 -1 कटा, आइए mn/mn ऊपर नीचे कटेगा तो एक होगा, यही आपका निकल गया कौन सा पद, mnवां पद, है ना, या m इंटू nवां पद, जो भी आप लिखो, आंसर आ गया 1 देखो कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो कोई क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव रहते हैं, उसमें भी मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट प्रोसेस की कहानियां कैसे चलेंगी। और बुक के बारे में वो जो भी बच्चे बाद में जुड़ते हैं उनके लिए मैं बार बार बोलता रहता हूं कि कोई भी बच्चा जो लेट में हमारे साथ जुड़ा है वो भी आप इसको देखते रहें, बीच से अगर वीडियो को स्टार्ट किए हैं तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि पब्लिकेशन जो है ढेरों बुक आपके सहूलियत के लिए छापती रहती है, आपकी जानकारी के लिए छापती रहती है, आपको एग्जामिनेशन में सफल बनाने के लिए छापती रहती है। तो इस पे आपको कमांड करने हैं पूरी तरीके से, वो किताब परचेज करने हैं, पढ़ने हैं मन लगा के और सफल होने हैं। चलिए आइए यहाँ देखो क्या कहा गया, उत्तल बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप समानांतर श्रेणी में है, सबसे छोटका वाला 100 है, सबसे बड़का वाला 140। तो अगर मैं योगफल पूछूं आपको तो ये देखो समानांतर श्रेणी में योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू बताओ, पदों की संख्या, देखो गौर से, पदों की संख्या और इंटू में करोगे प्रथम पद पहला वाला, अब प्लस में करोगे अंतिम वाला बाय 2, ये तो याद होगा, अंतिम पद समझोगे इसको बाय 2, ये योगफल का फॉर्मूला होता। हमको निकालना है भुजा की संख्या, मान लो भुजा n है, तो भुजा अगर n होगा तो योगफल का फॉर्मूला आप सारे बच्चों को याद होगा n-2 × 180, पता है ना, बराबर करो, भुजा आप n मान लियो यानी n पद है, तो यहाँ पदों की संख्या में भी आपको n लिख लेना है। पहला पद कितना है 110, अंतिम पद बड़ा वाला पद कितना है 140 दिया हुआ है ना ये दोनों, अब बट्टे में आपको क्या कर लेने हैं 2 कर लेने हैं। चल 180 × 2 करेंगे तो 360 हो जाएंगे ना बाबू, और 360 × n करेंगे तो 360 n हो जाएंगे। अब माइनस ये कितने हो जाएंगे 720 हो जाएंगे, चाहते तो 10 को कॉमन लेके आप गायब भी कर सकते थे, वो तो आपकी मर्जी है। ये देखो 140 और 110 कितने होंगे 250, तो यहाँ ऊपर में 250 n लिखाएगा ना। अब बताएं 360 n में 250 n को लाके घटा अगर दें तो बोलो बाबू कितने, फिर 110 n हो जाएंगे, और 110 n का वैल्यू इधर से आएगा तो यहाँ कितना 720 हो जाएगा। चलिए आ जाइए देख लें यहाँ से, ये 200 110 नहीं बाबू, यहाँ 100 लिखा हुआ था, गौर से देख लोगे, अगर 100 है तो फिर ये कितना होगा 240 हो जाएगा ना, और 240 लाके घटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे 120 हो जाएंगे, तो 120 n बराबर 720, n बराबर बोलो 720 में जब 120 से भाग देंगे तो 12×6 = 72, तो भुजा का संख्या क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है ना, कहीं कोई तकलीफ है बताइए, बन जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन। तो बहुभुज में ये ध्यान आपको रखने, बहुभुज में ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला जो होता है बहुभुज में वो क्या हो जाता है बाबू बताओ, आंतरिक कोणों का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, इसको नहीं भूलना है, ऐसे भी आपको कई बार सवाल डायरेक्ट दिए जाते हैं,
चलिए आ जाइए, यहाँ क्या कर रहा है, समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को क्रमागत जोड़ने पर चित्र कैसा बनता है। ये ध्यान दो, कोई भी चतुर्भुज रहे, यहां से एक चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, किसी भी प्रकार का, समानांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, या कोई अन्य चतुर्भुज हो जिसमें कोई उसका नाम ना हो, केवल चतुर्भुज हो, ठीक है ना, उसके मध्य बिंदु को जब भी मिलाओगे तो समानांतर चतुर्भुज ही बनेगा। किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से ऑलवेज ही समानांतर चतुर्भुज बनता है। तो आंसर लिख देना है समानांतर चतुर्भुज, इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। चलो आ जाओ, अगला में आ जाओ। यहां देखो क्या कह रहा है आपको, ये पॉइंट एक दे रखा है, ये पॉइंट एक दे रखा है, को मिलाने वाली रेखा 4, 6 पर काट रही है, तो किस अनुपात में बांटेगी। तो मान लो m अनुपात n में बांटेगी। अब या तो x कोऑर्डिनेट का काम करना है या y कोऑर्डिनेट का काम करना है। तो ये देखो, यहाँ जो x कोऑर्डिनेट है जो काटा उसका वो कितना है 4, तो 4 बराबर, बताइए x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये वाला है ना अंतःविभक्त में बाबू, mx2 प्लस ny(x1) अब बटे में क्या लिखते हैं m प्लस n, ये होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। मान रख लो, तो m आपने यहां मान लिया है, x2 का मतलब क्या हुआ, देखो ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2, तो x2 कितना है 6, तो इनटू में 6 करते हैं, प्लस n के बदले आप n लिखो, और x1 लिखेंगे तो x1 के लिए क्या लिखने होंगे -2 लिखने होंगे, और नीचे क्या लिखने होंगे m प्लस n लिखने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई केवल कर लेने हैं, मतलब 4m प्लस 4n बराबर में क्या लिखने होंगे 6m माइनस 2n। अब 4, ये देखो इसको इधर ले आएंगे तो 2m हो जाएंगे, अब बराबर में यहाँ कितने 6n हो जाएंगे, 2 से ये कटेगा 3 बार में, तो m अनुपात n बराबर, बोलो m/n बराबर 3/1, तो रेशियो में तो बटे नहीं लिख के अनुपात लिख ले, क्या हो जाएगा 3:1। कहाँ लिखा हुआ है बताइए, ऑप्शन नंबर सी में m अनुपात n। तो ये अंतःविभक्त के लिए फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट वाला क्या है बाबू mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और वही y कोऑर्डिनेट लिखते तब my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। आप चाहो तो केवल x वाले कोऑर्डिनेट से काम करो, चाहो तो y वाले कोऑर्डिनेट से काम करो, दोनों से तो आंसर सेम ही आने हैं, क्योंकि रेशियो तो वहां बदलाएगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। ये देखो बाबू यहां क्या कहा जा रहा है, बोलिए, यहां दे रखा है cos थीटा बाई ए, तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो cos थीटा बाई साइन थीटा, अब बराबर में क्या लिख लोगे a बाई बी, ऐसा तो लिख सकते हैं, आप ऐसे ही पहले लिख ले, आप इसी प्रकार से पहले लिख ले। अब ये देखें कि यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, क्वेश्चन में दे रहा है a बाई सेक 2 थीटा, तो इसको केवल फॉर्मूला लगा लें अगर, तो बताइए a 1 बाई सेक तो कॉस होता है, तो ये cos 2 थीटा ऐसा लिखेंगे, अब प्लस वही 1 बाई कॉसेक साइन होता है तो b साइन 2 थीटा। अब फॉर्मूला तो आप cos 2 थीटा साइन 2 थीटा वाला देखें, तो बताएं cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है बाबू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये भी है साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो अब केवल कोई काम ही नहीं करना है, सबसे पहले आसान तरीका, जब सबको कॉस साइन में बदल लिए तो कॉस के बदले ए, साइन के बदले बी डायरेक्ट रख लो। तो बोलो बाबू यहाँ क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, प्लस यहाँ बताइए बी है इंटू में 2 है, साइन के बदले क्या लेना है बी लेना है, कॉस के बदले क्या लेना है ए लेना है। तो बोलिए अब यहां से देखा जाए तो ए यहां भी है, ए यहां भी है, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं या ऐसे भी कर लो, ये ए क्यूब हो गया माइनस ए बी स्क्वायर हो गया प्लस ये देखिए क्या हो गया 2ab स्क्वायर हो गया। इसी को आप चाहें तो इसमें क्या लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी में चाहें तो ए को कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ तो बाबू यहां से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या लिखेंगे 1 ना,
क्यों लिखेंगे मन, बताइए क्यों लिखेंगे मन बाबू? क्योंकि ए आप मान रहे हो किसको, कॉस को, अभी मान रहे हो साइन को, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये तो आप जानते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ए इंटू 1 हो गया। ए इंटू एन को आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे। देखो आंसर आ गया, ए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही तो लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन में तो दे रखा है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। 69 में यहां देखो क्या कहा जा रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के मान दिए हुए। आप केवल ये बताएं कि अगर x इतना है √3 प्लस √2 और ये 1/x कर लोगे, इसको पलट दोगे तो ये कितने होंगे, √3 माइनस √2। जब डिफरेंस 1 का रहता है रूट के अंदर वाला डाटा में, तो 1/x करोगे, कंजुगेट लगाओगे, ये हो गए। आप ये बताएं अब यहां से, अगर मैं इसमें ये पूछूं x प्लस 1/x के मान, तो ये √2 प्लस माइनस कटेगा तो क्या आएगा, 2√3 होगा। अभी क्या कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड बाबू करोगे तो यहाँ हो जाएंगे x² प्लस 1/x²। इसके लिए ये राइट साइड वाले का स्क्वायर करो, डायरेक्ट काम सीखो बाबू। राइट साइड वाले के क्या करने, स्क्वायर करने, प्लस रहने पे माइनस, कितना, ऑलवेज दो, स्क्वायरिंग वाले में ऑलवेज दो। 2ab वाला, तो ये देखो 4 तिहाई 12, 12 में 2 घट गया, बोलो आंसर क्या हो गया, 10। और 10 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, है ना। शॉर्ट टेक्निक्स कुछ आपको मैं यहाँ सिखाते रहता हूँ, या आप उसको देखें और समझने का प्रयास करें। कोई कोई बच्चे को हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, तो फिर से आप वीडियो को देखें, ठीक है, समझने का प्रयास करें। डिटेल तो किताब में पूरा स्टेप बाय स्टेप में लिखा हुआ, उसको तो देख के आप अच्छी तरीके से समझ ही जाओगे, लेकिन वो लंबा कैलकुलेशन, वो बुक की भाषा है, वहां टेक्निक नहीं है। टेक्निक आपको सोचना है, समझना है, सोच समझ का ज्यादा इस्तेमाल करना है। अब देखो एक ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या है 2.5 सेंटीमीटर, है ना। AB एवं CD दो समानांतर जीवा है 2.7 सेंटीमीटर दूरी पर। AB बराबर दे रहा है 4.8। अब यहीं से काम का शुरुआत करते हैं। मान लो ये A ले लिए, ये B ले लिए, इसका लेंथ कितना दे रखा है, 4.8। रेडियस कितना दे रखा है बाबू, 2.7 रेडियस दे रखा है ना। समानांतर जीवा कोई इधर ले लेते हैं, ये देखो कितने हो गए, CD हो गए। आप यहां का मान निकालना जानते हैं कि जब कभी जीवा से आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये दो बराबर पार्ट में बढ़ता है, तो ये 2.4 हो जाएंगे ना। पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो देखो ये 8 बार में, ये 9 बार में, यही हो जाएगा। तो आप यहां से चाहो तो ये आपका क्या है, लंब है, तो लंब तो वहां से निकाला जा सकता है ना। 4.8 आपको देखो क्या दिया हुआ, AB बराबर 4.8 सेंटीमीटर। तो बीच में कोई भी पॉइंट आप अगर डालते हैं, केंद्र से अगर जीवा पे लंब खींचा जाता है तो वह उसको दो बराबर पार्ट में बांट देता है ना। और ये 2.7 नहीं, ये 2.5 थे बाबू, यहाँ 2.5 कर। तो ये देखो 25 और 24 जो है, 25 और 24 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है, ट्रिपलेट समझते हैं ना। मान लो ट्रिपलेट आप नहीं समझते, ऐसे 25 24 है, 7 के साथ ट्रिपलेट बनाता है, याद है तो अच्छी बात है। तो 7 के साथ बनाता है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 0.7 लिखना पड़ेगा, है ना, 0.7 लिखना होगा। लेकिन मान लो ये चीजें आपको याद नहीं है, ये चीजें अगर याद नहीं है वहां, तब आपको क्या करना होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट, यही करना होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट, वहां से बनाएंगे। अब ये सीखो यहां से बाबू, आपको ये पता है, आपको ये पता कि ये टोटल डिस्टेंस दोनों जीवा के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो देखो दे रखा था कितना, 2.7। आपने क्या निकाला बाबू, आपने ये निकाल लिया कि ये 0.7 है, तो निश्चित रूप से यहां से यहां तक जो होगा, देखो अलग अलग कलर में इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जब ये 2.7 है और ये आपने 0.7 निकाला तो ये कितना होगा, 2 होगा। ये भी तो देखो वृत्त का रेडियस है और यहाँ 90 ही बन रहा है, यहाँ मान लेते हैं O है, यहाँ मान लो देखो यहाँ कोई E पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ देखो E है, तो बताओ ये तो फिर 2.5 ही होगा ना। ये 2.5 है और यहाँ देखो 2 है, क्लियर। अब ये बताएं अगर यहां से CE का मान निकालें तो CE बराबर फिर क्या होगा बताओ, ये 5 और 4 का रेशियो है तो इसके साथ 3 आ जाएगा ना, यानी 1.5 हो जाएंगे ना।
ढेर बनाएगा उसको। अगर भूल गए तो आप ऐसे बनाओ 2.5 कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट इन होगा। तो ये देखो यहाँ कितने होंगे 6.25 माइनस 4, इसको घटाएंगे तब क्या आएंगे 2.25, तब ये कितना होगा अंडर रूट करोगे तो 1.5, 15 का स्क्वायर 225, ये निकला 1.5। आपको CD चाहिए तो CD के लिए तो 2CE ना, 2CE करना होगा बाबू। और CE आप कितना निकाल के बैठे हुए हैं, CE आप निकाल के बैठे हुए हैं 1.5। आंसर हो गया कितना 3 सेंटीमीटर, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में, कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। इसके लिए मेन जो यहाँ थ्योरी चल रहा था वो कौन सा चल रहा था बताओ। थ्योरी मेन ये चल रहा था कि केंद्र से जब जीवा पे लंब डालते हैं तो जीवा दो बराबर पार्ट में बढ़ता है। बाकी तो यूज हो रहा है ट्रिगोनोमेट्री का। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चीजें हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी दो का इस्तेमाल करके ये सारा चीज आपको बताया गया। तो आज के 25 के 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए, ये वाला सेट क्लियर हो गया बाबू। चलो अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में, और ये सारी चीजें मेरी बताई हुई चीजों को ध्यान में रखना है। ये ज्यादा ध्यान में रखना है कि कौन कौन से बुक आपको खरीदने हैं, मन लगा के पढ़ने में है, अभी भी वक्त है, वक्त रहते आपको संभल जाने हैं, समय का सदुपयोग करने हैं। और सदुपयोग क्या होगा, सदुपयोग कैसे होगा, सदुपयोग बच्चे जो है विद्यार्थी जो है केवल एक जगह से कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़ने में कुछ समस्याएं हैं तो आप लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो देखो हेल्पलाइन नंबर मैंने दे रखा है, यहाँ के पब्लिकेशन ने आपको दे रखा है। कौन सा नंबर है 8434897582। इसको आप हमेशा याद रखें, जहाँ कोई समस्या हो तो बात करें। यहाँ इसके विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। डीएलएड एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की जानकारी अगर चाहिए तो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ हमारे जो सारे लोग हैं, हमारे सारे जो कलीग हैं, हमारे साथ काम करने वाले हैं, वो सारी खास जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। लोग मिलते हैं अगले सत्र।